सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रेषित करता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है, जिसको ऐच्छिक हिंदी या विशेष हिंदी भी हम कहते हैं, वो पुस्तक अंतरा। उस अंतरा पुस्तक के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो पाठ है सरोज स्मृति, उस सरोज स्मृति पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने गीत गाने दो मुझे, इस प्रकार का जो शीर्षक था निराला जी का, उसका अध्ययन किया था। और उसके साथ साथ इस पाठ के जो कवि है निराला जी, उनके जीवन का भी हमने संक्षिप्त परिचय जाना था। तो संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत हमने ये जाना कि निराला जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है और इसके साथ साथ उन्होंने छोटी सी अवस्था में ही उनकी माँ का निधन हो गया था। निधन होने के पश्चात 9वीं कक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की, इसके आगे वो पढ़ाई नहीं कर सके इस कारण से। और इसके बाद में धीरे धीरे उनकी शादी होने के पश्चात उनकी पत्नी के द्वारा उनको प्रेरित करने पर वो संगीत इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में वो आगे बढ़ना उन्होंने प्रारंभ किया। और इसके साथ साथ उसके परिवार के जो समस्त सदस्य थे निराला जी के, वो धीरे धीरे उनका भी निधन हो गया। एक पुत्री थी, अब पुत्री का नाम सरोज था। तो सरोज की जब माँ खत्म हो गई, अर्थात निराला जी की पत्नी खत्म हो गई, तो सरोज को उन्होंने अपने नाना, सरोज के जो नाना नानी है अर्थात निराला जी का ससुराल, वहाँ पर उसका पालन पोषण हुआ। और इस कारण से निराला जी मानते हैं, उनको इस बात का हमेशा अफसोस रहता है, पीड़ा रहती है कि वह अपनी पुत्री के प्रति जो उसके कर्तव्य है, जो दायित्व है, उनको वो पूर्ण नहीं कर सके। तो निराला जी की जो पुत्री है सरोज, उसका विवाह हुआ और विवाह के 1 वर्ष उपरांत उसके पति उस सरोज के जो है, सरोज का निधन हो जाता है। सरोज के निधन हो जाने के पश्चात जब सरोज का 1 वर्ष पश्चात श्राद्ध पक्ष आता है, तो श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत निराला जी को उनके विवाह की कुछ स्मृतियाँ याद आती है। स्मृति का मतलब यादें। तो उनके ऊपर ही एक कविता उन्होंने लिखी है, श्राद्ध पक्ष के दौरान ही उन्होंने ये कविता रची है। तो उसमें उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो वेदना है, उनकी जो यादें हैं, उन सबको इसमें प्रकट किया गया है। कविता बड़ी मर्मस्पर्शी और हृदय स्पर्शी है और निश्चित रूप से हमको इसको ध्यान से समझेंगे तो आसानी से हमारी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, कवि कहते हैं, देखा विवाह आमूल नवीन। नवल का मतलब नवीन और आमूल का मतलब पूरी तरीके से। अपनी पुत्री का जब विवाह हो रहा था, उसकी वह स्मरण करते हुए कवि कहते हैं कि मैंने उस समय एक पूरी तरीके से, आमूल का मतलब पूरी तरीके से, एक नवीन विवाह देखा। हे पुत्री, मैंने उस समय पूरी तरीके से एक नवीन विवाह देखा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, और तुझ पर शुभ का मतलब शुभ कार्यों में जो, कलश का मतलब घड़ा और जल, तुझ पर शुभ का मतलब मांगलिक कलश का जल पड़ रहा था, जल पढ़ रहा था। तो उसके साथ देखती तू मुझे हंसी मंद, उस समय तुम मुझे जो है मंद मंद हंसी से देख रही थी। उस बात को वो याद कर रहे थे। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और तुम्हारे होठों में बिजली, जैसे बिजली फंसी हुई हो और उसकी तरह वो कंपन कर रहे थे। तो बिजली फंसने के कारण यह उपमा दी इन्होंने कि तुम्हारे होठ इस प्रकार लग रहे थे जैसे बिजली फिसलने के कारण स्पंदन कर रहे हो। पुर में भर झूली छवि सुंदर, और तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था कि तुम्हारे हृदय में अपने जो पति है उसकी सुंदरता तुम्हारे हृदय में झूल रही थी, अर्थात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, और तुम्हारे श्रृंगार में कहीं न कहीं अशब्द मौन रूप से अपने प्रिय की झलक दिखाई दे रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग, और जिस प्रकार तू स्पष्ट रूप से दीर्घ श्वास ले रही थी, उच्छ्वास का मतलब दीर्घ श्वास ले रही थी, तेज, उस दीर्घ श्वास में, तेज श्वास में या लंबी श्वास, तो उस लंबी श्वास के साथ विश्वास स्तब्ध बंद अंग, उस समय तुम्हारे अंग प्रत्यंग से एक विश्वास स्पष्ट रूप से झलक रहा था। अपने प्रियतम के प्रति, अपने प्रिय के प्रति, अपने पति के प्रति जो विश्वास है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। नत नयनों से
आलोक उतर और तुम्हारे झुके हुए नैनों से एक अलग ही प्रकाश, अलग ही आभा, आलोक का मतलब प्रकाश, स्पष्ट रूप से उतरता हुआ दिखाई दे रहा था। कांपा अधरों पर थर थर थर, जो कि तुम्हारे अधरों पर, अधरों का मतलब होठों पर थर थर कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। अर्थात कहीं न कहीं तुम्हारे हृदय पर जो हृदय की भावनाएं हैं वह तुम्हारे मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही थी, दिखाई दे रही थी। मैंने देखा मैंने वह मूर्ति दी थी और मैंने उस धैर्य तुम्हारी इस मूर्ति में, अर्थात तुम्हारे श्रृंगार और इस स्वरूप में, तुम्हारे जो है इस स्वरूप में मैंने एक मूर्ति देखी। कौन सी? धैर्य की मूर्ति देखी। स्पष्ट रूप से दीति का मतलब धैर्य की मूर्ति देखी। कौन सी धैर्य की मूर्ति? मैंने बसंत की प्रथम गीति, जिसके साथ मैंने बसंत के प्रथम गीत गाए थे। अर्थात कौन? उस सरोज जो विवाह के रूप में श्रृंगार करके और सज और संवर करके जिस प्रकार विवाह परिणय में बंधन जा रही थी, उस समय उसके अंदर कवि को उसकी माँ की झलक दिख रही थी। किसकी माँ की? सरोज की माँ की। और सरोज की माँ कवि की क्या लगती है? पत्नी। तो उसको जो है साक्षात ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पत्नी का रूप उसमें आ गया हो। तो यह कहीं न कहीं वात्सल्य रस भी इसमें प्रकट होता है। और इसके साथ साथ ये जो शब्द आए हैं अंग अंग, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अर्थात एक ही अंग की, एक ही वर्ण की, एक ही शब्द की दोबारा वही आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश थर थर, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश। और पुनरुक्ति प्रकाश के साथ जैसे नत नयनों में न वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर हो गया है। ये भी हमको व्याकरणिक दृष्टि से ध्यान रखना आवश्यक है। अब आगे देखिए, श्रृंगार रहा जो निराकार, और तुम्हारा जो श्रृंगार था जो बिल्कुल निराकार रूप से प्रकट हो रहा था, रहा कविता में उच्छ्वासित धार, जो कि एक तरीके से रस कविता में उच्छ्वासित अब आगे देखिए, श्रृंगार रहा जो निराकार, और जो तुम्हारा श्रृंगार था निराकार रूप में प्रकट हो रहा था, उसमें निश्चित रूप से कविता की रस की उच्छ्वासित धारा, धारा जो है निरंतर बहती हुई नजर आ रही थी। एक तरह से ऐसा लग रहा था जैसे कविता में रस की धारा बह रही हो। तुम्हारे श्रृंगार में कैसा लग रहा था? जैसे कविता में रस की धारा बह रही हो। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, जो कि मैंने जिस कविता को मैंने अपनी स्वर्गीय प्रिया अर्थात अपनी पत्नी के संग जो कविता गाई थी, वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे श्रृंगार में झलक रही थी। स्वर्गीय पत्नी अर्थात सरोज की माँ और निराला जी की पत्नी। भरता प्राणों में राग रंग, जो कि मेरे हृदय में कहीं न कहीं संगीत का भाव जागृत कर रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, और आज हे पुत्री तुमने साक्षात उस रति का रूप धारण कर लिया। रति कौन है? रति का मतलब कामदेव की पत्नी, जो कि सबसे सुंदर मानी जाती है। तो तुम्हारे रूप में, तुम्हारे श्रृंगार में रति का रूप स्पष्ट रूप से झलक रहा था। रति के समान तुम सौंदर्यवान लग रही थी। आकाश बदल कर बना मही, और ये पंक्ति देखो कितनी महत्वपूर्ण बताइए। आकाश बदल कर बना मही, हे पुत्री तुम्हारे रूप में देखने के बाद, तुम्हारे रूप को देखने के बाद, तुम्हारे श्रृंगार को देखने के बाद में ऐसा लगा जैसे आकाश जो है रूप बदल करके इस धरती पर आ गया हो। आकाश रूप बदल करके इस धरती पर आ गया हो, उससे तात्पर्य क्या हो गया कि साक्षात तुम्हारी माँ अपना रूप बदल करके जिससे तुम्हारे अंदर समा गई हो, तुम्हारे शरीर में आ गई हो, तुम्हारे श्रृंगार में वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। तो इसलिए तुमको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ तुम्हारी वापस धरती पर आ गई हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, अब शादी हो गई, हो गया ब्याह, शादी हो गई। आत्मीय स्वजन कोई नहीं कोई थे नहीं, और कोई आत्मीयजन मतलब विशेष बड़ा कार्यक्रम भी नहीं किया, किसी विशेष आत्मीयजन या अन्य लोगों को, रिश्तेदारों को इत्यादि को भी ज़्यादा निमंत्रण नहीं दिया, न आमंत्रण था भेजा, किसी को आमंत्रण भी नहीं भेजा था। इसलिए
ज़्यादा संख्या भी वहाँ पर नहीं थी। विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जागी, और न तुम्हारे इस विवाह के अवसर पर, इस विवाह के अवसर पर भर रहा न घर निशी दिवस, निशी दिवस का मतलब दिन रात जो संगीत होते हैं, विवाहिक जो संगीत होते हैं, विवाह के जो गीत होते हैं, वह भी यहाँ पर गाए नहीं गए थे। प्रिय मौन एक संगीत भरा, हे प्रिय तुम्हारे विवाह में एक मौन संगीत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, फिर भी तुम्हारे इस विवाह में एक मौन संगीत भरा हुआ दृश्य दिखाई दे रहा था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, जो कि तुम्हारे जो है विचारों में, हृदय में एक नवीन जीवन के रूप में उतर रहा था, अर्थात तुम अपने हृदय में कहीं न कहीं आने वाले नव जीवन के सपने संजोए हुए थी, और वह सपने तुम्हारे हाव भाव और तुम्हारे मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ऐसी वो बात कह रहे हैं। तो कवि ने अपनी जो पुत्री है उसकी स्मृति में कुछ बातें यहाँ पर कही है, और पुत्री का नाम क्या है? सरोज। इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि पुत्री है और पिता का जो है पुत्र या पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं, इसलिए ये जो कविता है वो वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। और कहीं न कहीं इसमें कवि की वेदना, दुख भी प्रकट हुआ है कि वह अपने कर्तव्य को, जो पुत्री के प्रति कर्तव्य हैं, उनको पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए करुण रस का भी इसमें भाव देखने को मिलता है। अब ये हम अभी विशेष में बता देंगे, तो पहले हम इसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है वो हम देख लेते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमको व्याख्या का तरीका भी आना चाहिए। इस बीच में यदि आप नए जुड़े हैं और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वह भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले भाग आपको समय पर प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम भी लिखेंगे। अंतरा के अंतर्गत कवि निराला द्वारा रचित। अब पाठ का नाम क्या है? सरोज स्मृति, अर्थात सरोज की यादें। सरोज कौन है? बेटी। शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने अपनी पुत्री का स्मरण किया है। तो यहाँ पर अपनी पुत्री का जो स्मरण किया, या अपनी पुत्री के विषय में जो स्मरण किया उसका वर्णन किया है। अपनी पुत्री के स्मरण का वर्णन किया है। ये इस प्रकार हम लिख देंगे। व्याख्या अभी बताई थी, इस प्रकार लिखी देंगे। विशेष के बिंदु इसके बहुत महत्वपूर्ण मान लिए। एक तो भाषा कौन सी है इसमें? खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी। दूसरी छायावादी शैली है इसमें, छायावादी शैली। ये हम जैसे उसमें लिखे, अगर हमको काव्यगत विशेषताएं पूछे तो उसमें भी ये बहुत काम देने वाली है, उसमें भी ये बातें हमको लिखनी पड़ती है। तो छायावादी शैली, छंद मुक्त रचना, अलंकार में कौन कौन से देखे थे हमने? पुनरुक्ति प्रकाश, और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार, ये भी हमको इसमें दिखाई दिए थे। और यहाँ पर कहीं न कहीं वात्सल्य रस भी प्रकट हो रहा है, वात्सल्य रस का प्रयोग। ठीक है, ये इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। तो इसके साथ अब ये पाठ, क्योंकि ये कविता बड़ी है इसलिए ये जो कविता है ये 2 भागों में पूर्ण होगी। अगला भाग
अगले जो बची हुई जो कविता है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। इसलिए अगला भाग में पुनः मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।